सदैव झूठा वादा करके, कभी किसानों के कर्जा माफ की बात करके वोट ले लेती है और कर्जा माफ नहीं करती। करती है क्या? नहीं करती। तो झूठ बोलकर किसान को सदा गुमराह किया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने सोचा क्यों ना मैं किसान की आमदनी बढ़ा दूं, प्रयास तो किया ना, लेकिन किसानों को डराया गया। बहुत से बातें कही गई, मैं उन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि कृषि कानून वापस हो गए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, कहीं लग नहीं रहा था, लेकिन विरोधी दलों में हलचल थी कि मोदी के इस फैसले से अगर किसान बीजेपी के पक्ष में चले गए तो बाकी पार्टियां साफ हो जाएंगी। ये भय सता रहा था और इसी भय को लेकर पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया। खैर, पहली पातशाही बाबा नानक देव, सब तेरा ही तेरा है, सुल्तानपुर के मोदी खाने में जब उनको लगाया था, उनके बहनोई थे जयराम और उनकी बहन थी नानकी, वहां उन्होंने कहा था सब तेरा ही तेरा है। जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का दिहाड़ा आया, उनका जन्मदिन आया, तो प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि जिस बहादुर सिख कौम ने इस देश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां करी हैं, आज का दिन मैं चुनता हूं और मैं क्षमा याचना कर लेता हूं। उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य कोई खराब नहीं था, मैं किसानों को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं किसानों का भला करना चाह रहा था, और फिर भी हमसे कोई गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे। लेकिन मित्रों, दिल बड़ा किसका है, मोदी का है कि कांग्रेसी नेताओं का? बताओ। मुझे कई बार बड़ी तकलीफ होती है कि उस पवित्र स्वर्ण मंदिर में टैंक भेज दिए, उसकी पवित्रता को भंग किया गया और एक गोली श्री गुरु ग्रंथ साहब के भी लगी थी, उसकी माफी आज तक नहीं मांगी गई। खैर, मेरे को लगा आपने विषय छेड़ा तो मुझे थोड़ा लगा यार, मैंने कहा ये देश में हो क्या रहा है। मित्रों, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था धारा 370 हटा देंगे। पहले बताओ भी 370 धारा लगाई क्यों गई, क्यों लगाई? 1990 में 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण जम्मू कश्मीर छोड़कर दिल्ली आकर कैंपों में बैठ गए थे, जिनके मकान लूट लिए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, कारोबारों पर कब्जा कर लिया। कोई बोला क्या आज तक? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी ने, कि मैं आऊंगा तो धारा 370 को हटा दूंगा। हटाया कि नहीं हटाया? राम मंदिर का निर्माण करूंगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो काशी विश्वनाथ, मैं गया हूं, 1990 में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, 9, 10, 11 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चे का। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए बड़ी संख्या दुनिया नहीं जा नहीं पाता था, लेकिन आज देखो 339 करोड़ रुपया लगाकर काशी कॉरिडोर बनाया है। और भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 350 करोड़ रुपए 2-3 दिनों बाद एक इत्र के व्यापारी से भारत सरकार के खजाने में आ गए। आए कि नहीं आए? 339 करोड़ रुपए भगवान शंकर के उस पवित्र काशी के लिए, जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत होती है, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने 3.25 मन सोने का छतर चढ़ाया था जाकर, उस काशी पर 339 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने पूरी दुनिया में संदेश दिया कि ये वही काशी है जिसको अनादिकाल से लोग पूजते आ रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर भी जब खुश होता है, उसका जब डमरू बजता है, तो वो क्या करता है? 350 करोड़ रुपए दे दिया। मुझे किस्सा याद आ गया। एक बार देवी देवताओं ने फैसला कर लिया, मैं मोदी जी के संकल्प की बात बता रहा हूं, भाई अपने किसान है ना, ये अपनी पूजा पाठ नहीं करता और ये अपना नाम नहीं लेता। अपने 12 साल सारे देवताओं ने मिलकर फैसला कर लिया कि अकाल 12 साल तक बारिश नहीं करेंगे, अकाल पड़ेगा। तो कहने लगे आपने तो फैसला किया, पर भगवान शंकर है, इसको और बता दे जाकर के ये गड़बड़ कर देता, ये डमरू बजाता है तो बारिश हो जाती है। तो भगवान शंकर के पास चले गए, कहे किसान है जो हमारा नाम लेना भूल गया, टल्ली नहीं बजाता, मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता, 12 साल का अकाल डालना है। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है। जब 6 महीने बीते, भगवान शंकर और पार्वती साधु का, सन्यासी का भेष धारण करके पृथ्वी पर आए, तो आप जैसे चौधरी साहब जैसा किसान एक हल चला रहा था खेत में,
तो भगवान शंकर ने कहा तेरे को पता है जब देवी देवताओं ने फैसला कर रही है 12 साल तक बारिश नहीं होनी, अकाल पड़ना है, तो हल क्यों चला रहा है? उसने कहा ठीक है, उसने बंद कर दिया। तो भगवान शंकर पार्वती थोड़ी दूर आगे गए, जब पीछे मुड़ के देखा तो फिर वो किसान हल चला रहा है, उसको वापस आगे फिर समझाया, उसने फिर बंद कर दिया। जब 5-6 बार ऐसा हुआ तो भगवान शंकर ने कहा मैं बार बार तेरे को कह रहा हूँ तू बंद कर देता है। उसने कहा महाराज 12 साल तक अगर हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना भूल जाऊंगा। तो भगवान शंकर ने अपना शंख निकाल लिया कि पार्वती अगर मैंने शंख नहीं बजाया तो मैं भी भूल जाऊंगा, और उन्होंने शंख बजा दिया तो बारिश हो गई। तो मोदी जी का संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा तो बनेगा, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार होगा तो होगा, धारा 370 हटेगी तो हटेगी। और अब मथुरा का नंबर है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से राज आया है उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप राजस्थान में देख लो, पिछले चुनाव में राहुल गांधी आया था और उसने घोषणा करी थी, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिने थे ना, कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। अभी गहलोत साहब का जश्न मना रही थी 3 साल का, मैं उनका देख रहा था, कहते हैं 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गहलोत सरकार के उसमें है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कह वसुंधरा राजे जी सरकार ने वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में किसानों का कर्जा माफ किया था 50,000 रुपए का। उसमें क्या था, किसी के 54,000 रह गए, 4,000 बाकी रह गए, किसी के 60,000 थे, 10,000 बाकी रह गए। वो गहलोत ने सारे अपने में जोड़ लिए। 8,000 करोड़ रुपए। हाँ भाई, वसुंधरा जी ने 8-10 हजार करोड़ रुपया माफ किया, लेकिन गहलोत ने क्या होशियारी करी, ये बड़ा चालाक आदमी है। हाँ, अब वो अपने में जोड़ लेता है, किसी का 4,000 माफ कर दिया ना, ये तो हमने तो जनता को बेवकूफ बढ़ाकर शासन करते हैं। बिजली 10.5 रुपए प्रति यूनिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और मैं जब यहाँ साधुवाड़ी जाता हूँ तो मेरे को 21 रुपए लीटर पेट्रोल कम मिलता है। पंजाब है ना वो सरकार, तो दोनों में कांग्रेस की है, तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? और देखो, गैस सिलेंडर आज 933 रुपए का है। एक नई जानकारी दे रहा हूं आपको मैं, 491 रुपया गहलोत सरकार उस पर वेट ले रही है, टैक्स ले रही है। 491 रुपया एक सिलेंडर पर। 933 रुपए में से 491 रुपया गहलोत सरकार टैक्स ले रही है। सरदार जी, मैं जो बता रहा हूं तथ्यात्मक आंकड़े बता रहा हूं। अरे यार तुम महंगाई के खिलाफ ये दिल्ली में रैली कर रहे, अभी जयपुर में रैली कर रहे थे, राहुल गांधी आया हुआ था, बोल हिंदुत्व पर गया। अरे यार, तेरी माँ ईसाई, तेरा बाप मुसलमान, तू हिंदुत्व के बारे में क्या जाने? तेरे को क्या हिंदू क्या होता है? उसको क्या पता हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? तू महंगाई के बारे में बोलता, तू गहलोत को कहता यार मैं वायदा करके गया था, इसी मंच पर वायदा करके गया था, इसी जयपुर में, फिर किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। सवाल जवाब करता उससे, उस पर नहीं बोला क्या सरदार जी? लेकिन जब बीजेपी हार जाती है ना, तो मेरे को लगता है यार गड़बड़ कहाँ है, कोई बताओ तो सही ना, कैसे आ रही? जब भारतीय जनता पार्टी जनता से धोखा ही नहीं करती और जनता के भलाई के काम कर रही है, तो फिर पार्टी क्यों हार जाती है? ये सवाल मैं आप कार्यकर्ताओं के बीच में छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि पार्टी है जी, जो युवा पीढ़ी है ना, हाँ, ये उधर बढ़ा जा रहे हैं। किधर? कांग्रेस वाली ना युवा पीढ़ी ज्यादा जावे बीजेपी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, युवा ज्यादा जावे, तो करेंगे। तो मैं कोई बोला शाना हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको मैं और सी बातें कहना चाहता हूँ। आपने 3 साल का गहलोत का शासन देख लिया, 3 साल का राज देख रहे हो ना। अब गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़े, हमने लड़ाया था क्या? हमने कहा था लड़ो, चलो होटलों में जाकर अलग के बैठ जाओ, कहा था क्या? बीजेपी ने कहा था। और गहलोत कहता है, बोल रहा था उस समय जब ये झगड़ा हुआ था, कि मैंने 2 साल से सचिन पायलट की शक्ल नहीं देखी। विधानसभा में बोल रहा था,
क्या जी अच्छे कपड़े पहनता है, नाजोगा है, फलाना है, ये उसके बारे में क्या बोला, इंग्लिश अच्छी बोलता होगा, तो बीजेपी ने थोड़े बुलवाया था भाई। लड़ाई तुम्हारे घर की, और राजस्थान की जनता का 3000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इतना नुकसान करने के बाद उस पैसे की वसूली आज जनता से कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से। यानी कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं महिलाओं पर अत्याचार है, कहीं सबसे ज्यादा महंगाई है, कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो वो राजस्थान में। इसलिए मित्रों, जनता का चलो गुस्सा निकल गया, कोई बात नहीं, निकल जाना चाहिए था, बड़ा जरूरी था। लेकिन अब आने वाला जो समय है ना, उसके अंदर निश्चित तौर पर आपको कमर कस के लगना होगा। ये कार्य समिति करने का मतलब यही होता है कि कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाए और उनका मनोबल नहीं टूटे, उनका मनोबल ऊंचा रहे और उनको सही स्थिति का ज्ञान रहे, इसके लिए हम आते हैं। और मुझे तो ढाबा जालौर मंडल से बड़ा प्रेम है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के चेहरे देखता हूं तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। पिछली बार भी मैं आया था ढाबा जालौर में, प्रदीप जी के घर मीटिंग थी। पार्टी वाले कह रहे थे कि हम किसी और को लगा देते हैं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पढ़े है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। हम तो मोहब्बत बांटते हैं, तो आप लोगों से मिलने का मन है ना, प्रेम वो खींच लाता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रही है और आने वाली सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि मैं ज्योतिष का भी ज्ञाता हूं। ये काम तो वैसे ब्राह्मणों का है, पर मैं हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सिम्टम तीनों देख लेता हूं। और मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, मैं मेरा गणित बता रहा हूं कि वसुंधरा के बगैर पार नहीं डलने वाली। और अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा बनेगी, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। ये ज्योतिष के गणना के अनुसार कर रहा हूं मैं, क्योंकि वसुंधरा एक ऐसी नेता है देश के अंदर कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उसकी योजनाएं देखो, मैं भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना देखता हूं तो लगता है यार कितनी शानदार योजना। इनको तो क्या बताओ, ये तो इनको तो हाँ, से निकला है इनके ढाबा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गौरव पथ वाली कोई भी, तो वसुंधरा जी को लोग याद करते हैं। वसुंधरा जी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री है और आपके इलाके का शानदार विकास होगा। और राजेंद्र बहादुर जी भी बड़े प्रेमी आदमी। मैंने तो देखो, जब चावल बन रहे हो तो एक दाना उठाकर देखा जाता है चावल कच्चे हैं पक्के हैं। मेरे को जितनी बार काम पड़ा, इन्होंने काम करवा के टेलीफोन करके बताया, मजा आ जाता है। अगर ये भी मेरी गणना कहती है कि भाई का भविष्य भी बड़ा उज्जवल आने वाला है। सुनो, नहीं भाई साहब, मेरी मैं जिया बोलूं, मैंने ये हाँ, इसलिए बताओ क्यों ना भाई, ये राजेंद्र बहादुर जी का भविष्य भी बड़ा उज्जवल है, क्योंकि आदमी के जो काम है ना, वो दिलों पर राज करते हैं। आदमी का व्यवहार वो वोटरों के, कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करता है कि नहीं करता? समझदार को तो कहते इशारा ही बहुत है, आप सब समझते हो। तो इसलिए आपसे मिलने आया था। आज कार्य समिति की बैठक है। राजनीतिक प्रस्ताव कालू राम जी को कहूंगा पढ़ देंगे ये। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो लास्ट पढ़ देंगे। इसके अलावा अपने मंडल में किसी की कोई मान लो कार्यकर्ता के परिवार में डेथ हुई तो उसका भी शोक प्रस्ताव अपने उसके लिए लास्ट में व्यक्त कर देंगे। कोई हो ना किसी परिवार में रिश्तेदार के हुई हो तो उसके लिए भी ढाबा जालौर मंडल की तरफ से शोक प्रकट कर देते हैं। और 1-2 लाख रुपए प्रत्येक मंडल से भविष्य निधि इकट्ठी करनी है। वो कैटेगरी मैंने मंडल अध्यक्ष जी के पास सूची है, उसके अनुसार इकट्ठा करके पार्टी उसमें चेक द्वारा या रसीद द्वारा पैसे लिए जाएंगे। तो वो आप लोगों से बेनती है, सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जरूर देवें उसमें, क्योंकि अपने लोग किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी धार्मिक स्थान पर पैसे इसलिए देते हैं कि हमारा उससे जुड़ाव रहे।
तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसलिए हम उसको अगर पैसा देते हैं तो समाज के विकास में काम आएगा। तो यही मेरी आपसे बेनती थी और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और नव वर्ष में आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान श्री राम आपको धन धान्य से भरपूर रखे, आनंद कंद सच्चिदानंद रखे। भारत माता की जय।